हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग हम पढ़ेंगे और यहाँ पर मैं आज चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है अप्रोचेस गाइडेड बाय 3 कंसिडरेशन। ठीक है, तो फर्स्ट अप्रोच इज पीपल ऑफ द मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स क्लियरली वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ द यूनियन। ठीक है, जितनी भी ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट्स की जो भी लोग थे वो इंडियन यूनियन का पार्ट बनना चाहते थे। हाँ, डेमोक्रेसी। उनको डर था कि अगर हम इस बार यूनियन का पार्ट नहीं बने तो अब जो आएगा कब्जा करेगा, वो आगे चलता रहेगा। वो चलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट कंसिडरेशन क्या था? द गवर्नमेंट वॉज प्रिपेयर टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजन। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि आप मतलब अपने हिसाब से चलाएं। हाँ, मतलब आप सेल्फ रूल कर सकते हैं। ठीक है, हमारे अंडर हमारा इंटरफेरेंस नहीं होगा, मतलब आप रहोगे हमारी अम्ब्रेला के अंडर ही, लेकिन आप सेल्फ रूल कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर को मिला था और मणिपुर को मर्जर इसी बेसिस पे किया था कि ऑटोनॉमी दी जाएगी। थर्ड वाज फोकस ऑन द डिमार्केशन ऑफ टेरिटरी, इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन एश्योर्ड सुप्रीम इंपॉर्टेंस। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी गई थी? आपकी इंटेग्रिटी को। टेरिटरी डिमार्केशन मतलब कि कहाँ कहाँ कैसी टेरिटरी बनाई जाएगी, मतलब उनका क्या बाउंड्री लाइन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बात करी गई है। जो भी स्टेट एग्री करेंगी इंडिया में आने के लिए उनको क्या साइन करना पड़ेगा? इंस्ट्रूमेंट ऑफ। ठीक है, और किसने एक तरह से इनको मतलब ये लिखा है कि इसमें 4 ऐसी स्टेट्स हैं, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर। इन्होंने थोड़ा सा इसको दिक्कत करी थी एक्सेशन में, मतलब डिनाई करा था कि हम लोग नहीं आना चाहते। शर्तें नहीं थी स्टार्टिंग में, बाद में शर्त थी, लेकिन इनिशियली वो उसकी दे वर डिनाइंग कि हमें नहीं आना है, हम जैसे हैं वैसे ठीक है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? जूनागढ़ का इशू कैसे रिजॉल्व किया गया? प्लेबिसाइड करके। प्लेबिसाइड क्या होता है? लोगों से ही पूछ लिया गया यस और नो में कि आना है नहीं आना। तो जूनागढ़ का जो राजा था वो पाकिस्तान चला गया। सही है। ठीक है, तो जूनागढ़ का इशू ख़त्म। कश्मीर का हम बाद में पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर्स में। हैदराबाद की बात करते हैं। लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट्स थी। ठीक है, और अभी की अगर हम बात करें तो कुछ पार्ट महाराष्ट्र का, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये पूरा हैदराबाद प्रोविंस था। इसका जो रूलर था निज़ाम, वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन उस टाइम। समझ रहे हो? और निज़ाम ने क्या बोला? वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस, कि भाई हमें आज़ाद छोड़ दो। क्लियर है? तो भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। नवंबर में एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कराया गया इंडियन गवर्नमेंट के साथ हैदराबाद में, हैदराबाद के जो निज़ाम है। तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में ये बोला गया कि चलो हम देखते हैं 1 साल तक, सोच के बताते हैं। तो मतलब कह रहे चलो सोच लो जब तक हम बाकी स्टेट्स को निपटा लेते हैं। ठीक है, तो इस बीच हुआ क्या? नवंबर 1947 बीता, दिसंबर 1947 बीता, जनवरी 30 1948 हो गया ना, तो गांधी जी की मृत्यु हो गई। तो ये जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था ये गांधी जी के कार्यकाल में किया गया था कि पीस से, अपना नॉन वायलेंस से मर्ज हो जाए तो अच्छी बात है। इस बीच निज़ाम के रूल में एट्रोसिटीज़ होने लगी थी, लोकल पीपल को फोर्सफुली मतलब उनके ऊपर अत्याचार होने लगे थे। तो बहुत सारी घटनाएं हैं। तो जो पीसेंट है, वुमेन है, कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस, इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसके अगेंस्ट में कर दिया। जब ये मूवमेंट्स वगैरह चल रहे थे तो निज़ाम ने क्या करा? पैरामिलिट्री फोर्स तैयार करी, जिनको क्या कहते थे? रजाकार्स। ठीक है, और उन्होंने क्या करना शुरू करा? मर्डर्ड, मेम्ड का मतलब चोट वोट, मतलब मारते थे तो लोगों को चोट वोट पहुँचती थी। रेप
लूटने लगे और टारगेटिंग नॉन मुस्लिम्स, जो हिंदू थे वो वहाँ पर टारगेट हो रहे थे। उसके बाद सेंटर ने सितंबर 1948 में ऑर्डर करा इंडियन आर्मी को कि भैया कंट्रोल ले लो। तो इंडियन आर्मी ने क्या करा, कंट्रोल ले लिया और निज़ाम ने दे दिए। सरेंडर कर दिया। तो पहले तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कराया गया और एश्योरेंस दिया गया किस चीज़ का, दे दिया ना एश्योरेंस कि भैया आप संभालो लेकिन हम हैं, ठीक है। एश्योरेंस दे दिया गया मणिपुर को और वो मेंटेन करा। अब हुआ क्या कि अब इंटरनल ऑटोनॉमी के लिए इलेक्शन कराए गए लोकल पीपल की सपोर्ट से, और मणिपुर का स्टेट क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब वहाँ पर राजा हेड होगा लेकिन चलेगा सारा इलेक्शन वगैरह से और ये पॉलिटिक्स। जैसा अपना प्रेसिडेंट है वैसा हाँ। उनके हिसाब से होना है। कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन में है ना, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है। खत्म हो जाएगा तो। फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया जिसमें इलेक्शन हुए थे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की। नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव असेंबली। जब इलेक्शन हुए तो लेजिस्लेटिव असेंबली बनी, तो जो स्टेट कांग्रेस है वो तो चाहते थे मर्जर। उस टाइम पे स्टेट में कांग्रेस तो शुरू से रही है, तो स्टेट की जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कांग्रेस थी पार्टी, मर्जर इंडिया मतलब फुल अच्छे तरीके से मोनार्की भी ना है। मोनार्की फुल मर्जर। अभी तो एश्योर वो है ना, इंटरनल ऑटोनॉमी है ना, ठीक है। तो ये था। और अदर पॉलिटिकल पार्टीज क्या अपोज कर रही थी, मर्जर भी नहीं चाहिए। बाकी पार्टीज तो मर्जर कर ही नहीं दी थी, मतलब कि जैसे हैं वैसे रहो, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट मर्जर ये अच्छे से, जो जैसे अदर स्टेट मर्ज हुई है वैसे हमें भी, क्योंकि बेनिफिट रहेगा ना, जो सबको बजट मिल रहा है सबके हिसाब से तो हमें ही मिलेगा। तो बस नाम के सितंबर 1949 में क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने मर्जर एग्रीमेंट निकाला बाय प्रेशराइजिंग नो कंसल्टेशन विद मणिपुर इलेक्शन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इन्होंने मर्जर एग्रीमेंट साइन करा बाय प्रेशराइजिंग, महाराजा के ऊपर दबाव बना के भारत सरकार ने। तो अब हुआ क्या, प्रेशराइज तो करा, लेकिन एक चीज और थी उसमें, कंसल्टेशन नहीं लिया गया। किससे, लेजिस्लेटिव असेंबली से जो इलेक्ट की गई थी। राजा ने अपने आप ही मर्जर कर दिया। हाँ अपने आप ही मर्जर कर दिया। या देख पाओ तो ना, जो स्टेट को चला रही है लेजिस्लेटिव असेंबली, उससे थोड़ा सा आप कंसल्ट तो कर लेते एक बार, कोई नहीं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स है। अब भारत तो बन गया, चैलेंज क्या था, इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, किसके बेसिस पे। अब ऐसा क्या था कि ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट जो कांग्रेस थी, ठीक है, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो रिजेक्ट करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन था। क्यों, क्योंकि वो ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव पे डिवीज़न करते थे, ठीक है। जैसे बंगाल का डिवीज़न हुआ, उन्होंने किसके बेसिस पे डिवीज़न किया था, रिलीजन के बेसिस पे ना, कॉमनल डिवीज़न किया था, है ना। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमेशा ऐसी डिवीज़न करती थी, तो इंडियन गवर्नमेंट ने हैं हिंदू मुस्लिम। हाँ, और तो इंडियन जो वो था, इंडियन कांग्रेस ने एक 1920 के बाद एक नागपुर में सेशन हुआ था, कांग्रेस का सेशन हुआ था। उसके बाद से उन्होंने जो अपनी मीटिंग्स होती थी ना, जो इंडिपेंडेंस से मूवमेंट से रिलेटेड जो भी मीटिंग या सेशन होते थे, उसमें फिर उन्होंने ये लिंग्विस्टिक और कल्चरल प्रोविजन स्टार्ट कर दिए थे कि जो भी प्रोविंस वगैरह होंगे वो डिपेंड करेगा कि वहाँ का कल्चर कैसा है, ठीक है। तो आफ्टर द नागपुर सेशन मैनी प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक डिवीजन, ये बता दिया मैंने, ये लिख लो। अब हुआ क्या, इन्होंने वादा तो कर दिया था, प्रॉमिस तो कर दिया था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवीजन होगा, लेकिन जो डिले होने लगा तो लोकल लीडर्स ने क्या शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट करना। तो जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया था, जिसको हम ओल्ड मद्रास भी कहते हैं, तो इसमें क्या क्या पार्ट आता, तमिलनाडु, पार्ट ऑफ आंध्रा, केरला एंड कर्नाटक। तो इसमें क्या होने लगा था, प्रोटेस्ट। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है विशाल आंध्रा मूवमेंट हुआ था, ठीक है, टू सेपरेट आंध्र फ्रॉम मद्रास एंड ऑल पॉलिटिकल फोर्सेस
इन फेवर ऑफ लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल फोर्सेस मतलब जो वहाँ की लोकल पार्टीज वगैरह या लोकल लीडर्स वगैरह वो किसके फेवर में थे? लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन। हाँ, पोटी सिरार मुल्लू, ठीक है, तो एक तरह से वेटरन गांधीयन भी कहते हैं इनको। इन्होंने एक इनडेफिनेट फास्ट रखा था 56 डेज के लिए। इसके बाद सो नेक्स्ट, मैंने जैसे बताया था लेजिस्लेटर्स ने भी रिज़ाइन कर दिया था एक तरीके से, और फाइनली प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे मान गए थे, आंध्र प्रदेश को फॉर्म अनाउंस कर दिया था कि आंध्र प्रदेश बनेगा, और दिसंबर 1952 में ये अनाउंसमेंट कर दी। और 53 में एक कमेटी बनाई गई। इनको ये लगा कि और भी स्टेट्स को ज़रूरत है, क्योंकि जब क्लास में एक बच्चे की जीत पूरी हो जाती है ना, तो और भी बच्चे करेंगे मैडम मेरा भी मेरे को भी आधा मार्क्स, ठीक है, तो बाकी बच्चे भी जिद कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री ने क्या करा, रुक जाओ अभी तुम्हारा इंतज़ाम बांध देते, तो इंतज़ाम बांध दिया, ठीक है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बना दी 1950। अब वो कमीशन क्या कहता है, कमीशन ने क्या एक्सेप्ट करा, एक्सेप्टेड द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, ठीक है, उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया। और द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन 1956। दिस लेड टू क्रिएशन ऑफ 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज। हो गया। अब ऐसा था, भारत सरकार को थोड़ा सा डर लगने लगा। इट वुड एंडेंजर द यूनिटी ऑफ कंट्री, कि अगर हमने लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को डिवाइड कर दिया तो हो सकता है कि ये सेपरेट ना हो जाए सारे दोबारा, ठीक है, क्लियर है। लिंग्विस्टिक स्टेट सेपरेटिज्म का मतलब डिमांड करने लगे फिर दोबारा से कि हमें अलग करो, और क्रिएट प्रेशर ऑफ न्यू नेशन। ज्योग्राफी वाले में ओपन कास्ट माइनिंग का 2 नाम लिखा हुआ है एस टेक्स्ट में, और एक डायग्राम दिया ओपन कास्ट माइनिंग का। डायग्राम ही देख लेते। डायग्राम में छोटा सा लिखा हुआ ब्रैकेट में स्ट्रिप माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग और स्ट्रिप माइनिंग। तो मैंने बता कि 3 नाम लिखे, मैंने 3 नाम लिखे, तीसरा नाम क्या है, हाथ खोल के पढ़ा कर और डायग्राम देखा गया। The linguistic states underline the acceptance of the principle of diversity। उन्होंने एक बेस क्या रख दिया लिंग्विस्टिक स्टेट्स ने, प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी एंड डेमोक्रेसी, जिसमें प्लूरैलिटी ऑफ आइडिया ऑफ डिफरेंट आइडियाज। डेमोक्रेसी में क्या होता है, ठीक है, और जीने का तरीका। क्लियर? Thank you for watching my video. Have a nice day.